अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS508 के लेक्चर नंबर 13 टू 17 में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, इसके फ़ीचर्स और इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी जो डेवलपर है वो एक फ़ीमेल थी और दुनिया की जो सबसे पहली प्रोग्रामर थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो एडा लवलेस थी। उसने ये लैंग्वेज डेवलप की थी और अपने ही नाम पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। एडा इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डिज़ाइन टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग लिव हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये लंबे अरसे तक चलने वाले हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये लैंग्वेज जो थी वो डेवलप की गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेबल होने वाली लैंग्वेज थी जो बिल्कुल ही यूज़र फ्रेंडली थी और पिछली सारी लैंग्वेजेस के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इजी थी। इसका जो मेन हमें बेनिफिट मिलता था वो ये था कि डिबगिंग टाइम इसका जो था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। इसके जितने भी एरर्स होते थे वो सारे के सारे एडा कंपाइल टाइम में ही कैच करके तो इनको रिमूव कर देती थी और अगर कंपाइल टाइम में कोई रह भी गया तो उसको रन टाइम एरर्स में पकड़ के तो इसको रिमूव कर देती थी। एडा एक बहुत ही रिलायबल और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी। तो इसके जो मेन डिज़ाइन और गोल भी हैं वो भी यही है कि प्रोग्राम रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है और यूज़र फ्रेंडली भी है और ह्यूमन एक्टिविटी एफिशिएंसी है। तो अब इसके फ़ीचर्स की तरफ चलते हैं। पैकेजेस और मॉड्यूल्स एक ही बात है। मॉड्यूल्स ऑफ रिलेटेड टाइप्स ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड। इसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें खुद से भी डिफ़ाइन करवा सकते हैं और ऑलरेडी इसमें डिफ़ाइंड भी हैं। इसमें ये बहुत बड़ा हमें एडवांटेजेस मिलता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पैकेजेस एंड टाइप्स कैन बी मेड जेनेरिक टू हेल्प क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। पैकेजेस हमें हेल्प करते हैं, इसमें मॉड्यूल्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को खुद से क्रिएट कर सकें। इट इज़ स्ट्रॉन्गली टाइप इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें जितने भी मॉड्यूल्स, पैकेजेस, ऑब्जेक्ट्स और जितनी भी हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं जैसे इंटीजर है या करैक्टर है तो स्ट्रिंग है, इस तरह की जितनी डाटा टाइप्स हैं वो ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड हो चुकी हैं। एरर्स कैन बी सिग्नल्ड एंड एक्सेप्शंस एंड हैंडल एक्सप्लिसिटली। तो एरर जो है वो इसमें बहुत ही इजीली एक्सेप्शन करके हैंडल किए जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ सपोर्टेड। इसमें होता ये कि ये हमसे डाटा जो है वो लेता है प्रॉपर्टीज़ और फील्ड्स की फॉर्म में, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। उस पर प्रोसीजर करने के बाद जो हमें इससे आउटपुट मिलता है वो मिलता है मेथड्स और फंक्शंस की फॉर्म में। इनफैक्ट एडा 95 इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पहली ऐसी लैंग्वेज थी जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तस्वर की गई थी। अब चलते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स में क्या होगा, जैसे हम सी लैंग्वेज में अपनी हेडर फाइल्स लिखते थे, हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h वगैरह, तो इसमें हम हेडर फाइल्स देंगे वो हमारे पास होंगी विद ada.text_io और उसके बाद हम लाइन को क्लोज करने के लिए कॉलन लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी हेडर फाइल लिखी जाएगी वो होगी यूज़ ada_text_io और लाइन को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हम मेन फंक्शन लिखते थे वो यहाँ पे होगा हमारे पास बिगिन के बाद हमने जो भी लाइन प्रिंट करानी है वो हम लिखेंगे put_line ब्रैकेट ओपन और इन्वर्टेड कॉमास में। इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है, वो एज इट इज़ ही प्रिंट होना होता है। तो हमने हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ लिखते थे, यहाँ पे हम पुट लाइन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करके जो भी वर्ड हम लिखेंगे एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगा। लाइन क्लोज करेंगे, नीचे एंड आएगा तो एंड लिख के हम दोबारा कॉलन लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो सिंटैक्स है वो एंड हो चुका है। तो इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा वो हेलो वर्ड ये प्रिंट करा देगा।
उसके बाद आ जाता है जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर में होता ये कि एक ऑपरेटर को एक से ज़्यादा फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करना, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जैसे प्लस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल में, ये आप देख लीजिएगा। प्लस जो है वो एक तो दो चीज़ों को प्लस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और दूसरा दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एक ही ऑपरेटर है और दो अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद आ जाते हैं एडा टाइप्स। एडा टाइप्स में क्या है जी, एडा प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। इसमें काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं। एडा डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड इनहेरिटेंस हायरार्की। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस तो होते हैं, डेटा टाइप्स तो होते हैं, लेकिन इसमें इनहेरिटेंस नहीं होता। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको विरासत में मिली हो, यानी कि जिस तरह एक प्री डिफाइंड फंक्शन है तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है तो उसके जो फंक्शंस होंगे वो इनहेरिट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप्स को ही ये कॉपी का प्री डिफाइंड हमें इसमें मिलते हैं। और इसमें होता ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको प्री डिफाइंड मिल गए हैं सिर्फ वही डाटा टाइप आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो ये इसमें हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलिमेंट्री टाइप्स। इसमें क्या होगा जी, एलिमेंट्री एडा टाइप्स इज़ पहली जी स्केलर टाइप। स्केलर में अब क्या होता था, प्रिंसिपल स्केलर टाइप्स प्री डिफाइंड बाय एडा। एडा से जो प्री डिफाइंड हमें मिलती हैं वो इंटीजर, फ्लॉट, बुलियन और करैक्टर हैं। इनके बारे में हम आगे ज़रा तफसील में पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्क्रीट डाटा टाइप है, उसके बाद रियल टाइप्स, फिक्स्ड पॉइंट टाइप्स और एक्सेस टाइप। तो स्केलर में तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी कि इंटीजर, फ्लॉट, बुलियन और करैक्टर्स हैं। इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो बाकियों के बारे में अब देखते हैं। आगे हमारे पास आ गया है डिस्क्रीट डेटा टाइप। डिस्क्रीट टाइप इंक्लूड इंटीजर टाइप्स, मॉड्यूलर टाइप्स। मॉड्यूलर कौन सी होती हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं। फ़र्ज़ करें अभी आपको कोई टास्क दिया गया है कि मॉड्यूल 5 पे जाना है, तो आप स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से। ज़ीरो हमारा पहला मॉड्यूल है, 1 जो है वो दूसरा होगा, 2 तीसरा होगा। इस तरह 0 से 4 तक हमारे पास 5 मॉड्यूल हो जाएंगे। तो ये मॉड्यूलर टाइप भी है। इसमें करैक्टर जो आपको पहले पता है कि जो स्ट्रिंग्स वगैरह होती हैं और इनुमरेशन टाइप्स होती हैं एंड बुलियन टाइप। तो इन सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले बाद करैक्टर टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे करैक्टर की उसने दो टाइप्स दिए हैं, एक तो सिंपल 8 बिट ASCII करैक्टर्स है और दूसरा हमारे पास 16 बिट का जो यूनिकोड होता है। इन दोनों को इसने करैक्टर टाइप्स में डिफ़ाइन किया है। उसके बाद इनुमरेशन टाइप, ऐसी टाइप जिनके अंदर जो डाटा है वो फिक्स होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास डेज़ ऑफ मंथ हैं, तो वो अगर फेब में 28 है तो वो 28 ही रहेंगे। या जैसे आप एक साल में जो 12 मंथ है तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास एक इनुमरेशन टाइप है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी बुलियन टाइप्स। बुलियन टाइप्स ऐसी टाइप्स होती हैं जैसे आप समझ लें कि ट्रू फॉल्स हमारे पास होते हैं। कोई भी इक्वेशन, कोई भी स्टेटमेंट हमें दी गई है, उसका आंसर हमने ट्रू और फॉल्स की सूरत में ही करना है, तो ऐसी टाइप्स को हम बुलियन टाइप्स कहेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स ऐसी टाइप्स होती हैं जैसे हम कह लें कि डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो डेसिमल नंबर्स को हम एज आ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ऑर्डिनरी फिक्स्ड पॉइंट टाइप्स। एडा इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शनल नॉन इंटीजर नंबर बाय स्टोरिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ देयर फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें होते डेसिमल नंबर्स ही हैं, लेकिन उसके दोनों पार्ट्स को डिफ़ाइन करना लाजमी होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी $1.10, तो अब मैं इसको ये नहीं कहूँगा $1.10। इसको अगर मुझे डिफ़ाइन करना होगा तो सबसे पहले मैं लिखूँगा $1 एंड सेंट 10 ओनली। इसके दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग से डिफ़ाइन करेंगे, तो ऐसे टाइप्स को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फिक्स्ड पॉइंट टाइप्स। उसके बाद
हमारे पास आ जाती हैं जी अरेज। अरे में होता क्या है कि एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ डाटा डिस्प्ले करवा देना किसी भी लैंग्वेज में अरे कहलाता है। लाइक मोस्ट अदर लैंग्वेज एडा इज़ आल्सो सपोर्ट अरेज। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द अरेज इन एडा एंड सी इज़ द इंडेक्सेस ऑफ अरे। इन एडा डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सी लैंग्वेज में हम एडा का सी लैंग्वेज में जो भी हमारे पास डाटा होता था वो हम ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन एडा में डिफरेंस ये है कि होगा ये भी एक सीक्वेंस में, लेकिन जो एडा में डेटा हम स्टार्ट करेंगे वो इंटीजर 1 से स्टार्ट करेंगे, इसमें ज़ीरो नहीं आएगा। उसके बाद रिकॉर्ड की डेफिनेशन है कि अगर हमें रिकॉर्ड के लिए कोई सिंटैक्स लिखना पड़ जाए तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। रिकॉर्ड टाइप्स आर लाइक structures in C. The following is example shows a record type address with 3 fields. सबसे पहली फील्ड हमारे पास कौन सी है, वो है जी हमारे पास टाइप एड्रेसेस रिकॉर्ड एज स्ट्रीट। सबसे पहले हम स्ट्रीट लिखेंगे और इसमें होता ये है कि हम स्पेस नहीं दे सकते। इस लैंग्वेज में जो एक कॉमन चीज़ है कि अगर हमें कहीं पे भी स्ट्रीट स्ट्रीट में स्पेस देनी पड़ जाए तो उसमें हम स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे, कभी भी हम स्पेस नहीं देंगे वरना ये कोड वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद आ जाएगी जी सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड। या अगर हमने सिंपल एक एड्रेस लिखना हो तो सबसे पहले हम स्ट्रीट लिखते हैं या अपने एरिया का नाम लिखते हैं, उसके बाद सिटी होती है और उसके बाद हम पोस्टल कोड लिख देते हैं। तो पोस्टल कोड भी इसमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो अरेज होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी। और उसके बाद हम रिकॉर्ड को एंड कर देंगे। तो इसमें आगे आ गया है जी एक्सेस टाइप्स। अब किसी भी चीज़ को हमने एक्सेस कराना है, तो जिस तरह यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है रिकॉर्ड का, तो अब इसी चीज़ को अगर हमने एक्सेस कराना है तो उसके लिए एक्सेस डेटा टाइप्स इस्तेमाल होंगी, जिसमें हम एक सिंपल सिंटैक्स से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप एड्रेस और अंडरस्कोर रेफरेंस। रेफरेंस हम देंगे, लेकिन रेफरेंस से पहले उसने अंडरस्कोर इसलिए लगाया कि इस लैंग्वेज में स्पेस की कोई जगह नहीं होती, स्पेस हम नहीं लिख सकते, इसलिए अंडरस्कोर लगाया। इज़ एक्सेस एड्रेस, तो जो एड्रेस हमने पीछे स्टोर किया है वो एड्रेस हम इस लाइन से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट फॉर्म्स। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया, तो असाइन किसी भी चीज़ को, असाइनमेंट ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब किसी भी वेरिएबल को हमने कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन असाइन करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। तो जैसे अभी हमारे पास ये एग्जांपल है कि वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, तो इसमें होगा ये कि जो वेरिएबल हमें दिया गया है उसको हमने कोई ना कोई एक्सप्रेशन जो है वो असाइन करनी है। तो अभी यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो ये इसका हमारे पास सिंटैक्स आ गया। इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम लिखेंगे ये कि इफ़ अगर हमने कोई भी कंडीशन दी है कि 5 + 5 सपोज, देन स्टेटमेंट में आएगा उसका आंसर 10। अगर हमारी कंडीशन ट्रू कर जाती है, फिर नीचे आ गया जी एंड इफ़। अब ये हमारी सेकंड कंडीशन है। सबसे पहले उसने कहा जी पहले आपने कंडीशन देनी है, कंडीशन में हम कोई भी कंडीशन दे के उसके बाद देन स्टेटमेंट उसका आंसर, और इसके बाद हमने जब प्रोग्राम को एंड करना है तो हम देखेंगे कि हमारी जो कंडीशन की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके लिए लगाया जाता है एंड इफ़। एंड उस वक्त होगा जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो दोबारा से कोई ना कोई लूप चलेगा। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, जिनमें एक सिंपल लूप है, एक एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल लूप, इसकी एक सिंपल सी कंडीशन होती है। सिंपल लूप इज़ यूज टू सिग्निफाई पोटेंशियल इन्फिनाइट लूप। दीज लूप्स आर टिपिकली यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो है जी, पहले हम लिखेंगे लूप, उसके बाद आएगी लूप की बॉडी और उसके बाद लिखेंगे एग्जिट व्हेन कंडीशन।
कंडीशन हम देंगे कि जी अगर हमारा जो लूप है वो उसकी स्टेटमेंट हमें ट्रू मिल गई है तो प्रोग्राम को एंड कर दें, अदरवाइज़ लूप दोबारा चलेगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल लूप है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वाइल एंड फॉर लूप। एडा हैज़ ओनली द प्री टेस्ट वाइल लूप। प्री टेस्ट वो होता है जो किसी भी टेस्ट करने से पहले कोई चीज़ लागू की जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्री टेस्ट। कि फाइनल टेस्ट से पहले कोई भी टेस्ट कर लेना, उसे हम प्री टेस्ट कहते हैं। प्री टेस्ट वाइल लूप एंड डज नॉट सपोर्ट द पोस्ट लूप। इसमें पोस्ट लूप नहीं होता है कि अगर फाइनल हमने चेकिंग कर लिया तो उसके बाद कोई लूप नहीं चलेगा। लाइक द डुअल स्टेटमेंट इन सी, जैसे डुअल स्टेटमेंट सी में होता था, द वाइल स्टेटमेंट इन एडा हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब इसका भी हमारे पास नीचे सिंटैक्स आ गया। व्हेन कंडीशन, दोबारा फिर लूप लिखेंगे, पहले वाइल लिख के फिर हम कंडीशन लिखेंगे, हमारी कंडीशन क्या है, उसके बाद लूप लिख के आगे हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो लूप बॉडी में आएगी, और उसके बाद हमारा लूप जो है वो अ ब्लॉक स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट से मिल के बनी हो। लेट यू ग्रुप एनी नंबर ऑफ डेटा डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट इनटू वन स्टेटमेंट। के ज़्यादा स्टेटमेंट या डेफिनेशन को मिला के, डाटा को मिला के किसी एक स्टेटमेंट में उसे कन्वर्ट कर देना, इसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसके बाद ये हमारे पास इसका सिंटैक्स आ गया कि सबसे पहले बिगिन होगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। एक है तो एक लिख दें, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख दें। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास एक्सेप्शन। ये हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ होती है। उसके बाद आ जाएगी हैंडलर्स। हैंडलर्स में अब हम देखेंगे हमने जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद उसका जो सिंटैक्स है वो ठीक है। अगर तो ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद हम एंड लिख देंगे। तो हैंडलर जो है वो हमारे सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड इन सब प्रोग्राम्स। हर चीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग में। अगर एक प्रोग्राम है तो उसके हम सब प्रोग्राम्स बना सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट रहे। तो ये चीज़ जो है वो सब प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होती है। एंड a return statement ends innermost part of execution of a function। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इनर पार्ट होगा किसी भी फंक्शन का, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिक्लेयरिंग एंड हैंडलिंग एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट अकर ड्यूरिंग अ सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये अकर होता है, तो इसको हम हैंडल करने के लिए हैंडलिंग एक्सेप्शंस इस्तेमाल करते हैं। एडा वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म। ये पहली लैंग्वेज थी जिसमें हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिला। सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ वेरी सिमिलर टू एडा। इन एडा द प्रोग्रामर कैन डिक्लेयर राइज एंड द हैंडल एक्सेप्ट। को डिक्लेयर भी कर सकते थे, उसको बढ़ा भी सकते थे और उसको हैंडल भी कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सटेंडिंग टैग्ड टाइप्स। अब टैग उस वक्त हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच करना हो, तो उस वक्त हम लफ्ज़ ये यूज़ करते हैं कि इस चीज़ को दूसरी के साथ टैग कर दो, एक स्टेटमेंट को दूसरी के साथ टैग कर दो। इसका मतलब होता है कि कंबाइन कर देना, कोई ना कोई रेफरेंस दे देना कि इसके साथ ये दूसरी स्टेटमेंट भी टैग हो गई है। जस्ट लाइक क्लासेस इन सी प्लस प्लस, द टैग्ड टाइप कैन बी एक्सटेंडेड बाय मेकिंग अ न्यू टैग रिकॉर्ड बेस्ड अपॉन द ओरिजिनल टाइप्स एज शोज इन बिलो। तो अब नीचे हमारे पास जो सिंटैक्स हमें दिया गया है इसमें हम देख लेते हैं। टाइप एम्प्लॉय इज़ न्यू पर्सन विद रिकॉर्ड। एक नए पर्सन, एक नए एम्प्लॉय के हमने रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है, तो इसमें लिखेंगे क्या, रिप्लॉय आईडी। अब इसके दरमियान भी देख लें हमने स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर इस्तेमाल किया है, यहाँ पे स्पेस की
स्पेस हमें अलाउ नहीं है। उसके बाद हमने पॉजिटिव, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं या उसकी आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी सैलरी। सैलरी में हम फ्लॉट नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ डिडक्शंस वगैरह आ जाती हैं या कुछ फ़ाइन वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा पे करना, तो वो परसेंटेज के हिसाब से कई बार वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं भी होगी फ्लोटिंग पॉइंट में, तो फिर भी हम अपनी अमाउंट के एंड पे डॉट लगा के 2 ज़ीरो लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ये इसके सिंटैक्स में शामिल है। तो उसके बाद हम अपने रिकॉर्ड को एंड कर देंगे, तो हमारा जो एम्प्लॉय का जो डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी जेनरिक्स। जेनरिक्स आर लाइक अ टेम्पलेट। ये हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं इन C++ एंड अलाउ पैरामीटराइजेशन ऑफ ए सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम की पैरामीटराइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। अ जेनरिक इन डाटा इज़ आइदर अ पैकेज, ये पैकेज भी हो सकता है, प्रोसीजर या फंक्शन भी हो सकता है, विद वन और मोर फॉर्मल पैरामीटर। अब फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, टाइप हो सकती है, पैकेज भी हो सकता है और सब प्रोग्राम भी हो सकता है। कंकरेंसी। कंकरेंसी मीन्स मल्टीपल computations are happening at the same time। कंकरेंसी किसी भी चीज़ के फ्लो ऑफ कंट्रोल को एक सीक्वेंस में चेक करना है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर वगैरह ना आ जाए, ज़्यादा काम की वजह से कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो जाए। जैसे कंकरेंसी इज़ एवरीवेयर इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेदर वी लाइक इट और नॉट। मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर या एक सर्वर के साथ कितने ज़्यादा कंप्यूटर एट अ टाइम जुड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये कंकरेंसी है। मल्टीपल एप्लीकेशंस रनिंग ऑन वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम। आपके एक सिस्टम में कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं और उनमें किसी किस्म का कोई एरर वगैरह कोई मसला नहीं होता। ये कंकरेंसी है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को एट अ टाइम यूज़ भी करना और उनमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस भी पैदा ना होना, इसको हम कहते हैं कंकरेंसी। तो यही फार्मूला किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है कि उसमें हम जितने मर्ज़ी डेटा टाइप्स वगैरह इस्तेमाल कर लें, ऑब्जेक्ट कर लें, सब प्रोग्राम्स आ जाएं, उसमें कंकरेंसी जो है वो सबसे पहली पोजीशन पे होगी कि इसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं इनबॉक्स में। अदरवाइज़ मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।